गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12 अवकल समीकरण। तो आज हम 12.8 प्रश्नावली की बात करेंगे और सब बच्चों को मैं बता दूं कि एक 12.7 प्रश्नावली है जिसका नाम है समघात अवकल समीकरण में समानित होने वाले समीकरण। तो याद रखिएगा कि 12.7 के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 12.5 से संबंधित हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो चरों के पृथक्करण में समानित होने वाले समीकरण हैं, उनका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो 12.7 में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 12.5 से संबंधित हैं। एक्चुअली में 12.5 के प्रश्न है वो साथ में दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करने वाले हैं आज रैखिक समीकरण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ से सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो देखिए रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है ना वो आपको पता होना चाहिए कि dy बटा डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल क्यू एक्स, सॉरी क्यू। तो ये हमारा जो है रैखिक समीकरण का मानक रूप है, dy बटा डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। अगर यहाँ dy बटा डी एक्स है यानी कि अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो याद रखिएगा कि यहाँ जो आप p और q देख रहे हैं ना, P and Q are फंक्शन ऑफ x, यानी ये x के फलन है। क्या है ये? x के फलन है। और अगर ये px का फलन है तो गुणा में y आएगा। तो ये बेटा आपके पास में मानक रूप है। इस रूप में जब अवकलन समीकरण आपको सबसे पहले बनाना है, दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। और दो मानक रूप है आपके, ठीक है। एक होता है dx अपॉन dy वाला, जो कि अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है। एक ही मानक रूप इन्होंने हमें दिया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। चलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, तो सभी बच्चे समझिएगा कि रैखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखो यहाँ dy बटा डी एक्स है। अगर यहाँ dy बटा डी एक्स है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो बताइए p और q किसके फलन होने चाहिए? x के फलन होने चाहिए। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं क्या, रैखिक अवकल समीकरण में जो बराबर में जो q होता है वो केवल x का फलन है या नहीं है, बता दो आप। साथ में कोई नहीं है तो बराबर में यहाँ मुझे केवल x का फलन भी दिखाई दे रहा है और ये हमारा q है, ठीक है। और ये फिर यहाँ y को छोड़ करके y के गुना में जो भी है वो हमारा है p। तो आप कहेंगे सर p का मान तो 2 है और q का मान 4x है। ये हो गया आपको p का और q का मान निकाल लिया। इसके बाद में बेटा निकालना होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का तरीका होता है, मेथड होता है कि e की घात में p का अवकलन का समाकलन करना है। बताओ p किसका फलन है? x का। तो नॉर्मल सी बात है, समाकलन x के सापेक्ष होगा। अब यहाँ p का मान रख दीजिए बच्चों कि क्या है p का मान? 2 इंटू डी एक्स, और 2 का समाकलन हो जाएगा 2x। अब हमें निकालना है इसका व्यापक हल, इस दी गई समीकरण का हल, यानी कि व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में y, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन के अंदर इनटू में q इंटू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास में है e टू द पावर 2x, ये y, और फिर ये e टू द पावर 2x, फिर यहाँ आ जाएगा q, और q कितना है बेटा आपके पास में 4x इंटू डी एक्स प्लस में c। एक समाकलन का सूत्र याद रखिएगा कि t इंटू ई की घात t का समाकलन होता है, याद रखिए e की घात t माइनस 1, याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा समाकलन आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब बच्चे। देखो ये e की घात 2x है, ये 4x है ना, इसको मैं 2x लिख लूँ। अब 4 में से 2 मैंने ले लिया, 2 यहाँ मैंने dx के साथ में छोड़ दिया। लो जी वापस करके देख लो, 4x बनेगा। और यहाँ पर एक काम कीजिएगा, अब इस समाकलन के लिए आप मान लीजिएगा कि 2x बराबर में t, x का अवकलन 1 हो गया तो कितना आ गया 2 dx dt। तो
तो ये 2dx हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और 2x हमारा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो e की पावर 2x इंटू वाई t इंटू ई टू दी पावर t एंड dt। और मैं बता चुका हूँ क्या होता है इसका समाकलन, बताइए, e टू दी पावर t एंड t माइनस 1 प्लस c। t का मान रख दीजिए e टू दी पावर 2x एंड 2x माइनस 1 प्लस c। लो जी बेटा, ये इसका फाइनल व्यापक हल आ गया। इस तरह से बेटा आपको इनको हल करना है। समझ रहे मेरी बात बेटा आप? ये है आपकी रेखिक अवकल समीकरण। चलिए एक सवाल और करते हैं, चलो अपने इसका ना समझिएगा। चलो अब देखो बेटा, अपने पास क्वेश्चन नंबर है 2। अब ये जो अवकल समीकरण थी ना, ये बनी बनाई अवकल समीकरण थी, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आपने P और Q का मान उठाया है ओनली। अब जो अवकल समीकरण है ना, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। कैसे? अब आप कहेंगे ये सर है तो अवकल समीकरण पर मानक रूप नहीं है। मानक रूप बनना जरूरी है। मानक रूप के लिए केवल यहाँ क्या होना चाहिए, dy/dx, बट आपके पास तो कोस स्क्वायर है, इसलिए पूरी समीकरण में कोस स्क्वायर एक्स से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, dy/dx, और ये 1 में कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर में हो जाएगा 10x में कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से भाग दिया ना आपने, तो dy/dx, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, और ये आपका है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा P है और ये हमारा Q है। समझ गए मेरी बात आप? मानक रूप से तुलना कर सकते हैं आप। यानी P आपके पास में है सेक स्क्वायर एक्स और Q आपके पास में है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फिर आपको निकालना होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर के अंदर क्या होता है, e की घात में p का समाकलन होता है x के सापेक्ष, और p आपके पास में कौन है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, तो e की घात 10x बन गया इंटीग्रेशन फैक्टर। ये आपके पास में जो आपके जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आएंगे अब की बार, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, ठीक है, 1 नंबर में। अब आती है बात बेटा व्यापक हल की। व्यापक हल होता है इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में y बराबर में इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में q एंड dx प्लस में c। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है बताइए, e टू दी पावर 10x इनटू में y, फिर इज इक्वल में e टू दी पावर 10x, q का मान है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसमें आप एक काम कीजिए, मान लीजिए, माना 10x को हमने t मान लिया, अवकलन किया, कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, e टू दी पावर 10x इंटू वाई कितना हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू टी। फिर वही बन गया समाकलन जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ठीक है। बस समाकलन कर दीजिए, t का मान रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा कर सकते हैं आप, e टू दी पावर 10x इंटू वाई e टू दी पावर t एंड t माइनस 1 प्लस c। अब t का मान रख लेना 10x, आंसर आ गया। तो बेटा ये है आपकी रेखिक अवकल समीकरण। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने की भी पूरी संभावना है। सभी प्रश्नों को ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब इसी प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी देखो डायरेक्ट आपका मान उठाने वाला सवाल है, ठीक है। तो देखो dy बटा में dx प्लस में y इंटू कोट एक्स बराबर में साइन एक्स। ये आप जानते हैं हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। यानी p बराबर आपके पास में कोट एक्स है, q बराबर आपके पास में साइन एक्स है। तरीका आपको बता दिया है, सेम इस तरीके से करके देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलो आपसे यही आज का हमारा सवाल बना लेते हैं। सवाल क्या है, देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 4 आपको।
इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इस तरह का सवाल आ सकता है। ये अवकल समीकरण देके मैं पूछ रहा हूं कि आपको बताना है कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। e की घात साइन एक्स, ठीक है, log साइन एक्स, ओनली साइन एक्स, और e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। बताइएगा इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पर। 4 नंबर प्रश्न हम लेते हैं। एक अवकल समीकरण बेटा आपको दे दी है, इसका बेटा मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। जो इसमें से सही ऑप्शन है आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 2x माइनस 10 वाई क्यूब डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब इस सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब यहाँ आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है ना आपको, ठीक है, पर अगर आप इसको डी वाई बटा डी एक्स रखेंगे तो रेखिक समीकरण कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि रेखिक समीकरण के लिए 3 पदों की आवश्यकता होनी जरूरी है। यहाँ पर आपका एक पद और 2 ही पद हो रहे हैं। इस स्थिति में सवाल होना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस पूरी समीकरण के साथ में dx अपॉन dy का गुना कर दीजिए। dx अपॉन dy का गुना आप करेंगे 2x माइनस 10 वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। और जिस सवाल में dx अपॉन dy होता है वो दूसरा मानक रूप हो जाता है, और ये मानक रूप हमें नहीं करना है। तो इस सवाल को देख करके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो ये रेखिक समीकरण थी, बेसिक आप समझ गए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से पूरे जो मेथड थे 12 नंबर चैप्टर के वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए बेटा।